जो पहले का जो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पहला जो उनका कार्यकाल था, उसमें भी उन्होंने ईरान के जो ऑयल के एक्सपोर्ट्स को पूरे विश्व मार्केट से लगभग मिनिमल कर दिया था, काट दिया था। और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की जो मंशा रही कि इस इस्लामिक रेजिम को सब्सटेंशियल डैमेज किया जाए, अमीनी नामक एक युवा ईरानी महिला, जिनको कि इस्लामिक रेजिम की एक तथाकथित मोरालिटी पुलिस ने ये कह करके उन्हें डिटेन किया कि उन्होंने हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहना था। हिजाब तो उन्होंने पहन रखा था कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम और अयातुल्लाह खामनेई के पास एक अवसर अवश्य था। स्वयं अयातुल्लाह खामनेई इस तरीके की ही बातें करते थे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इज़राइल। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर खमेनेई पर हमला क्यों किया। सीधा सवाल संजीव जी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इज़राइल की जो इस्लामिक रिजीम जो ईरान की है, उसके प्रति जो एक सोच रही है, वो हमेशा से उसको चेंज करने की रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और 1979 के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति रहे, चाहे वो रिपब्लिकन्स रहे हों या डेमोक्रेट्स रहे हों, सभी के अंदर इस बात की मंशा अवश्य थी कि वो इस इस्लामिक रिजीम को किस तरीके से बदलें, और उसके लिए वो रणनीतियाँ भी बनाते रहे, सैंक्शंस इत्यादि भी वो लगाते रहे। और यदि आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश के 2002 के एक संबोधन का मैं ज़िक्र करूँ, तो उन्होंने एक एक्सिस ऑफ इविल की बात कही थी, जिसमें कि ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया, ये 3 राष्ट्रों को जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक्सिस ऑफ इविल के तौर पे करार दिया था। और उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि तभी से अमेरिका के सभी राष्ट्रपतियों के अंदर इस तरीके की जो इस्लामिक रिजीम ईरान की रही, और जो कि एक अमेरिका की एम्बेसी को सीज करके और 444 दिनों तक उस पर कब्जा बना करके रख करके, और जिमी कार्टर का उस समय एडमिनिस्ट्रेशन था 1979 में, जिस तरीके से उसे ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था और अमेरिका के हितों को एक भारी क्षति पहुंचाई गई थी। वो अमेरिका के राष्ट्रपतियों के अंदर वो हमेशा से एक मंशा रहती थी और एक मलाल रहता था कि अभी तक उसके लिए वो क्यों नहीं उसको उसके खिलाफ कोई काम कर पाए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी जाहिर है कि इस विषय को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा प्रोएक्टिव रहा है। 2000 जो पहले का जो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पहला जो उनका कार्यकाल था, उसमें भी उन्होंने ईरान के जो ऑयल के एक्सपोर्ट्स को पूरे विश्व मार्केट से लगभग मिनिमल कर दिया था, काट दिया था। और एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन, जिसका कि वो नाम वो देते हैं, उसके तहत पहले से ही एक सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान की इकोनॉमी पर इम्पोज किए गए थे, और उससे ईरान की इकोनॉमी को काफ़ी लॉसेस उठाने पड़े थे। उसका ऑयल का, जैसा कि मैंने कहा कि जो एक्सपोर्ट था, वो मिनिमल हो गया था। और लेकिन जो दूसरी ये जो कार्यकाल उनका शुरू हुआ, उसके शुरुआत से ही उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि वो एक फिर से मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन ईरान के ऊपर लॉन्च करने जा रहे हैं। और ईरान के अंदर की जो आंतरिक स्थितियां जब उन्होंने, अमेरिका और इजराइल ने देखा कि वहां पर इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, और वहां पर विद्रोह की एक और प्रबल जो विरोध की स्थितियां लगातार बन रही हैं, और ये जो स्थितियां थी लगातार पहले भी बन रही थी। 2022 में अगर मैं चर्चा करूं, तो एक महसा अमीनी नामक एक युवा ईरानी महिला, जिनको कि इस्लामिक रिजीम की एक तथाकथित मोरालिटी पुलिस ने ये कह करके उन्हें डिटेन किया कि उन्होंने हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहना था। हिजाब तो उन्होंने पहन रखा था, लेकिन ये आरोप लगाया गया कि आपने ठीक तरीके से नहीं पहना है, और उनको डिटेन किया गया, और डिटेंशन के में उनको इतना टॉर्चर किया कि उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ईरान की महिलाओं ने भी बहुत ही बड़े पैमाने पर वहां पर सड़कों पर उतर के प्रदर्शन किए थे, लेकिन इस्लामिक रिजीम ने उसको ब्रूटली क्रश किया था। हमने ये भी देखा था कि महिलाओं को, पुरुषों को गोलियां मारी गई, उनको जेलों में रखा गया, प्रताड़नाएं दी गई, पब्लिक हैंगिंग की गई, ताकि लोगों के अंदर भय आ जाए कि आप ईरानियन इस्लामिक रिजीम के खिलाफ अगर एक शब्द भी बोलेंगे या विद्रोह करेंगे तो आपका हश्र यही होगा जो इस व्यक्ति का हुआ है। तो इस तरीके की जो एक जो टेरर, एक जो रेन ऑफ टेरर और एक जो सप्रेशन ईरानियन इस्लामिक रिजीम ने पहले कर रखा था। और लेकिन अभी जो आर्थिक स्थितियां जिस तरीके से वहां बिगड़ती जा रही थी, उसकी वजह से लोग बड़ी संख्या में जब सड़कों पे आए, और एक 1979 के बाद से सबसे बड़ा वहां पर एक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें महिलाएं भी शामिल हो गई, लोकतंत्र के समर्थक भी शामिल हुए। और तो ये जो पूरी सिचुएशन थी, उसको अमेरिका और इसराइल ने अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा। और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की जो मंशा रही कि इस इस्लामिक रिजीम को सब्सटेंशियल डैमेज किया जाए, इसे बदला जाए,
उसको राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अवसर के तौर पर देखा और इसी वजह से उन्होंने अपना मिलिट्री जो बिल्डअप है वो ईरान के विरुद्ध करना शुरू किया और अमेरिका पिछले 2.5-3 महीने से लगातार इसकी तैयारियों में संलग्न था। हम ये देख रहे थे कि पेंटागन की भी अनेक तरीके की रिपोर्ट्स वहां से आती थी और जिससे लगता था कि एक वॉर की तैयारी में अमेरिका बहुत तीव्र गति से और इंटेंस तरीके से इन्वॉल्व है। और उसी तरीके से, और जहां तक इसराइल की बात है तो इसराइल ने तो ये तैयारियां वर्षों से कर रखी थी। इसराइल की ये जो मंशा थी कि इस्लामिक रिजीम के ऊपर सीधा हमला किया जाए और उसको डैमेज किया जाए, वो इसराइल इसके लिए वर्षों से तैयारियां करके रखा हुआ था। तो ये जो ईरान के अंदर की जो इंटरनल कंट्राडिक्शंस और जो उसकी फॉल्ट लाइंस जब अमेरिका और इसराइल ने गहरी होते हुए देखी और दरारें चौड़ी होती हुई देखी, तो उसको उसने अवसर के तौर पर इस्तेमाल किया और उन्होंने जाहिर है कि एक प्रस्ताव रखा कि आपके पास अभी भी समय है कि आप ये डील के लिए तैयार हो जाए। तो ये अवश्य मैं अवश्य ये कहना चाहता हूँ कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम और आयतुल्लाह खामनेई के पास एक अवसर अवश्य था और यदि वो बुद्धिमत्ता दिखाते और जो डील के लिए जो ऑफर दिया गया था जिसमें कि 3 पॉइंट महत्वपूर्ण थे, वो यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रोग्राम को उनको बंद करना था, बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को सीमित करना था और जो आतंकवाद को ईरान जो सपोर्ट करता है और आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो उसकी नीति रही है, उसको उसे त्यागना था। तो ये जो 3 पॉइंट्स थे उसके ऊपर यदि ईरान की इस्लामिक रिजीम अपनी कमजोर स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ कंस्ट्रक्टिव स्टेप दिखाती और कुछ बातों पर सहमत होती तो संभव है कि आज आयतुल्लाह खामनेई जीवित होते। लेकिन उन्होंने एडामेंट रुख अपनाया और एक अड़ियल रुख अपनाया और ये वार्ता जो 2 ओमान में और जिनेवा में हुई वो आगे नहीं बढ़ पाई और अमेरिका ने जाहिर है कि कल हमला कर दिया। लेकिन ये अवश्य मैं कहना चाहता हूँ जगदीप जी की ये जो पूरी स्थिति है जो ईरान के इस्लामिक रिजीम की आज हुई है, इसके लिए ईरान के इस्लामिक रिजीम के अनेक जो पॉलिसी अप्रोचेस रहे हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। और मैं इसकी जो चर्चा है वो जाहिर है कि मैं इसराइल के प्रति उनकी जो नीतियां रही, जो उनकी सोच रही, उसको मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि इसराइल और यहूदी सभ्यता के प्रति जो ईरानियन इस्लामिक रिजीम के अंदर एक नफरत, एक घृणा का जो भाव रहता है, उसने इसराइल को बहुत इनसिक्योर करके रखा। और जिस तरीके से वहां पर ईरानियन इस्लामिक रिजीम के द्वारा डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल के नारे लगाए जाते थे, स्वयं अयातुल्लाह खामनेई इस तरीके की ही बातें करते थे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल। हमने कई बार उसको सुना और अनेक जलसों इत्यादि में भी इस तरीके के नारे जो ईरानियन इस्लामिक रिजीम के समर्थक लगाते थे, वो जाहिर है कि अमेरिका और इसराइल को इनसिक्योर करते थे। और दूसरा, जो ईरान के द्वारा आतंकवादियों को सपोर्ट करने की हमास, हिजबुल्लाह, हुती और इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे छोटे बड़े जो अन्य आतंकी संगठन हैं, उनको स्पॉन्सर और सपोर्ट करने की जो ईरान की नीति रही है, उसने भी इसराइल और अमेरिका को काफी इनसिक्योर करके रखा था। और जाहिर है कि एक जो सबसे बड़ा जो ब्लंडर जो कि एक ईरानियन टेरर प्रॉक्सी हमास ने किया 7 अक्टूबर 2023 को, जब उसने इसराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला कर दिया और एक ही दिन के अंदर 1200 लोगों की जो निर्मम हत्या कर दी गई, व्हील चेयर पर बैठे हुए वृद्धों की, गर्भवती महिलाओं की, बच्चों की, किसी को नहीं बख्शा और 250 लोगों को उठा के भी ले गए और जिनको की छुड़ाने के लिए एक लंबे समय का नेगोशिएशन चला। तो ये हमास के द्वारा जो ईरानियन टेरर प्रॉक्सी था, जो एक बहुत ही सीरियस सेटबैक इसराइल को दिया गया, उससे भी इसराइल की आशंकाएं बहुत गहरी हो गई। और देखिए, मैं जगदीप जी, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो पूरी इसराइल की जो सरकारें रहीं और नेतन्याहू लंबे समय तक उसमें शासन करते रहे, उन्होंने हमास के साथ, जो कि गाजा में 2007 से शासन कर रहा था, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की लंबी कोशिश की और इसराइल ने पूरा मौका दिया कि ये रिजीम जो गाजा में शासन अब कर रही थी, वो अपने आप के अंदर थोड़ा सुधार लाए। लेकिन उस रिजीम ने जिस तरीके का जो कृत्य 7 अक्टूबर 2023 को किया, उसके बाद से तो इसराइल का जो पूरा विश्वास है वो टूट गया। लेकिन उसके पहले हमने देखा था कि गाजा से तमाम लोग आते थे, अपने काम धंधे करते थे, फिर वापस चले जाते थे। इसराइल उन्हें हर तरीके की सपोर्ट इत्यादि देता था, सब्सिडीज वगैरह की भी व्यवस्था वो करके रखे हुआ था। तो इस तरीके की जो सारी इसराइल का जो कोऑपरेशन जो दिख रहा था 7 अक्टूबर 2007 के पहले, 2007 के बाद से, वो एक ही दिन ध्वस्त हो गया और अगले ही दिन इसराइल ने जो युद्ध शुरू कर दिया और उस युद्ध में हमास, हिजबुल्लाह, हुती को उसने
जाहिर है कि सब्सटेंशियली डिग्रेड किया है, उनको काफ़ी क्षति पहुँचाई है। लेकिन जैसा कि इज़राइल के अंदर कहा जाता है कि ऑक्टोपस जो है, उसका जो सिर है, वो ईरान है और ईरान के ऊपर जब तक एक्शन नहीं होगा, तब तक इज़राइल अपने आप को भविष्य में भी सिक्योर नहीं कह सकता और रख सकता। तो ऐसे में ये जो अपॉर्चुनिटी उसे मिली थी ईरान के अंदर की फॉल्ट लाइन्स की वजह से, उसको इज़राइल ने भी एक्सप्लॉइट किया और अमेरिका जाहिर है कि इसके लिए बहुत पहले से जैसा कि मैंने कहा सभी राष्ट्रपति इस बात को चाहते थे कि ऐसा वो करें। तो ये अमेरिका और इज़राइल ने ये एक्शन ले लिया है। लेकिन मैं अब वर्तमान की स्थिति में आता हूँ कि अभी जो मैं रिपोर्ट्स देख रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग जो लीडरशिप ईरान की है, उसके लिए वाइज यही होगा, बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि वो अब ज्यादा कन्फ्रंटेशन की तरफ कदम न बढ़ाएं। वर्तमान समय में उनकी उनकी भावनाएं और उनकी जो स्थितियां समझी जा सकती हैं और उनको अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी दिखाना है कि हम कमजोर नहीं हैं, हम लड़ सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उनके पास लड़ने की जो कैपेबिलिटीज हैं वो कुछ दिनों से ज्यादा की नहीं है और जाहिर है कि उसके बाद उन्हें घुटने के बल आना पड़ेगा। तो बेहतर ये होगा कि अभी से वो कुछ आगे कंस्ट्रक्टिव रुख आगे से अपनाए। ईरान के पास क्या विकल्प है उस पर मैं कहूंगा। आगे मैं बहुत शांति से हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ईरान पर हमला क्यों किया इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, और बहुत विस्तार से संजीवी ने जो लोग इस मुद्दे को लेकर कुछ जानते ही नहीं और ट्रेनों में घूम रहे हैं, बसों में घूम रहे हैं, या अभी तक उन्होंने विश्व इतिहास को उस दृष्टि से नहीं पढ़ा, वो समझ सकते हैं कि ये आज की लड़ाई नहीं है, ये अदावत आज की नहीं है, पुरानी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।